नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सोनी और बंसल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वो है हमारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा, बोली, ठीक है, लिपि और व्याकरण। ये वो टॉपिक है जिसमें हमारे चार, ये वो चैप्टर हम कह सकते हैं, इसको एक यूनिट भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है भाषा कंप्लीट हो रहा है, बोली क्या है वो कंप्लीट हो रही है, लिपि क्या है और व्याकरण से तात्पर्य क्या है। यानी इस एक टॉपिक में हमारे चार जो है टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो हम आज इसको रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? तो भाषा क्या होती है? भाषा जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, और आप जब बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है। इसका मतलब क्या हुआ? भाषा एक सेतु का काम करती है। सेतु क्या होता है? एक पुल का काम करती है, यानी हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है भाषा। सपोज करो अगर भाषा नहीं है, हम या किसी की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के भाव को भी नहीं समझ पाएंगे, वो क्या कहना चाह रहा है उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे मनुष्य मनुष्य की भाषा को समझता है, ठीक है, लेकिन जो मूक प्राणी है, जीव जंतु है, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते क्योंकि उनके पास शब्दों का अभाव है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? भाषा वह माध्यम होती है जिससे हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को आसानी से समझ सकते हैं, तो वो होती है हमारी भाषा। तो सब भाषा को पढ़ने से पहले इसके जो प्रमुख चार कौशल होते हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में कौशल से संबंधित प्रश्न आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि भाषा के जो चार कौशल है वो कौन से हैं और इनको हमें क्रम से समझना होता है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स जब हम पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हम समास पढ़ते हैं, क्रम की आवश्यकता नहीं है, संधि हम पढ़ रहे हैं, क्रम की आवश्यकता नहीं है, उपसर्ग हम पढ़ते हैं, क्रम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाषा के जो प्रमुख कौशल हैं उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता क्या होती है कि इसके जो प्रमुख कौशल है वो हमें याद होने चाहिए। अब कौशल कौन से हैं? तो उसको पढ़ने से पहले जैसे हम पहला कौशल, भाषा के आपको क्या ध्यान रखना है? भाषा के जो है चार कौशल है, ठीक है। तो इसका क्या कितने हैं कि भाषा के चार कौशल है। सबसे पहली बात, चार कौशल है। अब वो कौन कौन से हैं? तो चार कौशल में सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ दोस्तों, तो पहला कौशल क्या आता है? बोलना। सबसे पहले बालक क्या करता है? बोलना सीखता है, ठीक है, बोलना पहला कौशल। उसके बाद क्या करता है? जब बोलता है तो सुनता है, सामने वाले की बातों को सुन रहा है। तीसरा कौशल क्या होता है? जब सुनने लग जाता है तो जो सुना है उसको लिखने का प्रयास करता है, और जब लिखना, बोलना, सुनना, लिखना सीख जाता है तो चौथा कौशल हमारा आता है पढ़ना। ठीक है, ये पढ़ना, तो इसका मतलब ये प्रमुख हमारे भाषा के चार कौशल है, ये हमें याद होने चाहिए। पूछा जाता है भाषा के चार कौशल कौन से हैं, तो ये हमें ध्यान होने चाहिए। तो ये होते हैं चार कौशल। अब आती है भाषा की परिभाषा की, जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया। भाषा, भाषा क्या है? अगर भाषा की बात करते हैं तो भाषा जो है भाष धातु से बना है। किससे बना है? पूछा जाता है भाषा किस धातु से बना है, तो भाष धातु से, यानी बोलना। जैसे भाषा से भाषण हो गया, भाषण देते हैं नेताजी जब मंच पे होते हैं तो क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो ये क्या हुआ? भाष धातु से बना है जिसका तात्पर्य बोलना। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा क्या होगी? भाषा वह माध्यम है या साधन है, ठीक है। भाषा क्या है? वह साधन है। कौन सा साधन है? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, क्या है? जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य क्या है? बोलकर, ठीक है, मनुष्य बोलकर, ठीक है, बोलकर अथवा लिखकर, ठीक है, अथवा लिखकर, क्योंकि भाषा के जो दो रूप होते हैं, एक लिखकर एक बोलकर, तो दोनों में ही अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो किसी भी रूप में कर सकता है। तो भाषा क्या हो गई? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। क्या करता है? अपने विचार प्रकट करता है। तो इस जो विचारों को प्रकट करता है तो वो क्या हो जाता है? वो होता है हमारा भाषा, ठीक है। और दूसरे के विचारों को सुनकर, पढ़कर ग्रहण करता है। दूसरों के विचारों को क्या करता है? दूसरे के विचारों को या तो पढ़ता है, ठीक है, विचारों को पढ़कर या सुनकर ग्रहण करता है, ठीक है, पढ़कर या सुनकर ग्रहण करता है, ठीक है, सुनकर ग्रहण करता है। तो ये क्या होता है? ये भाषा का रूप होता है। क्या होता है? भाषा का रूप होता है। यानी व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, तो वो जो आदान प्रदान का माध्यम होता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है, यानी एक सेतु है। भाषा मेरे और आपके बीच में भी भाषा ही एक माध्यम है जो समझ पाते हैं हम एक दूसरे को, ठीक है। अब जब हम समझ पाते हैं तो भावों को भी अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति, ठीक है। तो ये होता है भाषा।
ठीक है। अब आती है भाषा के रूप, यानी कितने रूप हैं। अगर हम बात करते हैं तो भाषा के दो रूप है दोस्तों। क्या है? भाषा के दो रूप हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? भाषा के कितने हैं? दो रूप हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो रूप होता है वो दोस्तों वो क्या होता है? वो है हमारा मौखिक। कौन सा है? मौखिक रूप है। भाषा के कितने रूप है, कितने भेद है? पहला आता है मौखिक रूप। ठीक है। दूसरा आता है हमारा लिखित रूप। कौन सा आता है? लिखित रूप। ठीक है। यानी मौखिक होता है पहला और दूसरा होता है लिखित। अगर हम बाल्यावस्था में बात करते हैं, छोटा होता है बालक, ठीक है, जब वो सिर्फ सुनता है और बोलता है, ठीक है, तब वो क्या करता है? मौखिक रूप से ही सारे विचारों को सुनता है, समझने का प्रयास करता है। जब वो बड़ा होने तो लिखित रूप रखता है। लेकिन जब बालक बड़ा होता है तो ये मौखिक रूप किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं? जैसे हम कई बार क्या करते हैं, मौखिक क्या होते हैं? जब हम मौखिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो मौखिक होता है। और लिखित क्या होता है? जब हम अपने विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्ति देते हैं तो वो लिखित रूप होता है। ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? भाषा के दो रूप है, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब हम बढ़ते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। अगर हम बात कर रहे हैं मौखिक भाषा की, तो मौखिक भाषा क्या होती है, किस प्रकार प्रयोग में आती है? परीक्षा में पूछा गया कि मौखिक भाषा का स्वरूप कौन सा है। उदाहरण वो चार विकल्प देते था एग्जामिनर, और आपको पूछ लिया था कि मौखिक भाषा क्या है, इनमें से कौन सा रूप है। तो आपको मालूम होना चाहिए मौखिक में क्या क्या आता है। तो देखिए, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है। क्या है? मौखिक भाषा। ठीक है। ये जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है। ठीक है। भाषा का वह रूप है। ठीक है। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है। इसके अंतर्गत इसको वह रूप या मूल रूप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं मूल रूप? क्योंकि सबसे पहले हम किसी की भी बात में, व्यक्ति के विचारों को, किसी भी बात को, ठीक है, सबसे पहले हम सुनते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? मूल रूप कहा जाता है। सपोज करिए पूछा जाए कि भाषा का मूल रूप क्या है, तो वो मूल रूप हमारा मौखिक होता है। ठीक है। मूल रूप मौखिक है। इसके अंतर्गत सुनना और बोलना। अब इसमें पूछा गया कौन से कौशल का प्रयोग होता है, तो इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत सुनना और बोलना दोनों कौशल आते हैं। कौन से आते हैं? सुनना, ठीक है, और बोलना। ठीक है। और बोलना। ठीक है। ये दोनों कौशल इसमें आते हैं। किसमें आते हैं? मौखिक रूप में। मौखिक रूप में कौन कौन से दो कौशल है जो आते हैं? तो वो है हमारा सुनना, पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। ठीक है। तो सुनना और बोलना भाषा के मौखिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आता है कि अब इससे पता है कि ये क्या है। ये अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीनतम रूप है। क्या है? प्राचीनतम रूप है। अगर हम अपने वैदिक साहित्य को उठा के देखें या हमारी शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन समय में देखें तो क्या थी? मौखिक ही थी। जैसे गुरु जो होते थे, आज गुरुकुल में जो गुरु हुआ करते थे, शिष्यों को मौखिक रूप से सारे वेदों का अध्ययन कंठस्थ करा दिया करते थे। तो ये हमारा क्या है? सबसे प्राचीनतम रूप है। ठीक है। प्राचीनतम रूप है। ठीक है। मौखिक भाषा का आधार क्या होता है? मौखिक भाषा का आधार होता है उसकी उच्चारित ध्वनियां। मौखिक भाषा का पूछा जाए आधार क्या है? मौखिक मौखिक भाषा का आधार क्या है? उच्चारित ध्वनियां हैं। ठीक है। उच्चारित ध्वनियां हैं जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। वो ध्वनियां हैं। ठीक है। क्या होती है? उच्चारित ध्वनियां होती हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से अगर उदाहरण के तौर पर पूछा जाए तो हम जैसे हम कहते हैं संवाद करना, कन्वर्सेशन जो होता है, संवाद जैसे करते हैं हम, तो वार्तालाप, वार्तालाप दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। तो वार्तालाप क्या होता है? मौखिक रूप में होता है जब हम वार्तालाप कर रहे हैं। इसके साथ जैसे होता है वाद विवाद करना, जैसे डिबेट प्रतियोगिता होती है। उस डिबेट प्रतियोगिता में क्या होता है वाद विवाद में? कि एक पक्ष जो है किसी भी विषय से संबंधित अपने पक्ष की बात करता है और दूसरा पक्ष उसके विपक्ष में बातें करता है। तो ये क्या हुआ? दोनों के मध्य वार्तालाप हो रही है, वो किस में होगी? मौखिक में होगी वाद विवाद करना। ठीक है। जैसे नेताजी होते हैं, भाषण देते हैं, तो भाषण देना क्या है? मौखिक है, मौखिक रूप से बोल रहे हैं और जनता या प्रजा जो उसको सुनती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? जैसे हम फोन पर बातें करते हैं, फोन पर बात करना, ये भी तो हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा मौखिक रूप होता है। ठीक है। हम फोन पर बात करते हैं तो उसको लिखित रूप में थोड़ा ना दिया जाता है, तो वो मौखिक रूप आता है उसका। ठीक है। साथ ही हम जैसे कहते हैं रेडियो हम सुनते हैं, ये मौखिक रूप है। ठीक है। रेडियो सुनना मौखिक रूप है। हम जो टीवी देखते हैं वो मौखिक रूप है। ठीक है। टीवी देखना ये मौखिक रूप है। कविता जो वाचन होती है, बालक जो छोटा छोटा होता है
कविता वाचन करता है ना, इसको सुनता बोल के सुनाता है अपने अध्यापकों को इनको। तो कविता वाचन हमारा क्या हो जाती है, ये हमारा मौखिक रूप होता है। इस तरह से ये क्या है, देखना और सुनना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा जाता है जैसे संवाद, वाद विवाद, भाषण, ठीक है, और रेडियो, ये सभी क्या है, लिखित है, मौखिक है, या दोनों, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे मौखिक रूप है। मौखिक भाषा का आधार क्या है, उच्चारित ध्वनियां है। ये सबसे प्राचीनतम रूप है। इसमें भाषा के दो कौशलों का प्रयोग होता है, पहला सुनना और दूसरा बोलना, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी मौखिक भाषा। बात करते हैं दूसरे की। भाषा का जो दूसरा रूप है दोस्तों, वो क्या है, हमारा लिखित रूप है। क्या है, लिखित रूप है, ठीक है। लिखित रूप नाम से ही पता चल रहा है, यानी लिखकर अभिव्यक्ति होती होगी, इसके अंतर्गत बिल्कुल होती है। यानी लिखित भाषा क्या है, भाषा का स्थायी रूप है। ये जो लिखित होती है, लिखित भाषा, लिखित भाषा, ये क्या है, ये हमारी जो भाषा है, इसका स्थायी रूप है। क्यों स्थायी रूप, क्योंकि इसे हम सहज कर संभाल के रख सकते हैं, स्थायी रूप है। मौखिक को तो हमने सुना और निकाल दिया, यानी निकालना मतलब ये हमने सुन लिया, ठीक है, हो गया काम। लेकिन अगर इसको स्थायी रूप रखना है तो वो एक लिखित रूप होना चाहिए, और लिखित रूप को स्थायी रूप माना गया है, ठीक है। लिखित चिन्हों से लिखित भाषा व्यक्त होती है, यानी लिखित चिन्हों से। अभी तो हमने उच्चारित ध्वनियों से बात की थी, अब क्या है, लिखित चिन्हों से, ठीक है। लिखित चिन्हों से क्या होती है, लिखित चिन्हों से लिखित भाषा व्यक्त होती है। क्या होती है, लिखित जो भाषा होती है, लिखित भाषा क्या होती है, व्यक्त होती है। जो हमारे लिखित चिन्ह होती हैं, उनके माध्यम से भाषा लिखित रूप में अभिव्यक्ति होती है, और साथ ही सही रूप होता है इसका, ठीक है। इसके अंतर्गत भाषा के कौन से कौशल आते हैं, इसके अंतर्गत दो कौशल हमारे मौखिक में आ गए। इसके अंतर भाषा के जो दो कौशल बचे हैं, वो कौन कौन से हैं, लिखना और पढ़ना, ठीक है, लिखना और पढ़ना, ठीक है, लिखना और पढ़ना दोनों किस में आते हैं, लिखित रूप में आते हैं, ठीक है, लिखना और पढ़ना आते हैं। ये जो भाषा के हमारे दो कौशल हैं, तो किस में आते हैं, लिखना और पढ़ना, ये लिखित रूप में आते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए, भाषा का यह रूप इस रूप के माध्यम से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे विचार पहुंच जाते हैं। हम जैसे कोई भी ग्रंथों की बात करते हैं, ठीक है, ग्रंथ हमारे बहुत सारे हैं, चाहे हमारे साहित्य है, ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, जो भी है, वो लिखित रूप है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो रहे हैं, यानी हम उनको समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखित रूप है, स्थायी होता है, इसको हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हस्तांतरित होता है लिखित भाषा के अंतर्गत। अब इसमें क्या आता है, जैसे हमने पत्र लिखा, पत्र लिखना आपका क्या हो जाता है, लिखित में हो जाता है, ठीक है। निबंध लिखना, निबंध हमारा किस में आता है, ये हमारा लिखित रूप में आता है। अभी हमने क्या लिखा था, संवाद करना। अब अगर मैं इसी को ऐसे लिख देती हूँ, संवाद लिखना, तो संवाद लिखना किस में आता है, ये आता है हमारा लिखित रूप के अंतर्गत आता है। तो ये सभी किस में आते हैं, ये जो लेखन कार्य होते हैं सारे हमारे, वो लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आज जैसे मैं भी आपको ये स्क्रीन पर मैं जो लिख रही हूँ, ये भी क्या लिखित रूप है, इसको चाहे तो हम संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा भाषा का लिखित रूप होता है, ठीक है। क्या होता है, लिखित रूप। तो ये हो जाता है लिखित रूप। भाषा क्या है, भाष धातु से बनी है, ठीक है। भाष का होता है बोलना। भाषा के भेद कितने हैं, दो हैं। रूप कितने हैं, दो हैं। भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा वह माध्यम होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान, अपने भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के से कर सकता है। एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक, दो रूप होते हैं। मौखिक हमारा सबसे प्राचीनतम रूप है, और इसमें उच्चार ध्वनियों के माध्यम से समझाता है। लिखित हमारा जो है स्थायी रूप है, और लिखित चिन्हों के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। हमारा लिखना और पढ़ना भाषा के दो कौशल इसके अंतर्गत आते हैं। पत्र लिखना, निबंध लिखना, संवाद लिखना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लिखित रूप के अंतर्गत आती है। तो ये हो जाते हैं भाषा के दो रूप। अब आती है भाषा, जब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो भाषा के अंतर्गत क्या आता है कि भाषा तो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, ठीक है, राज्य भाषा है। इन सबको समझना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे मातृभाषा, अभी जैसे अगर हम बात करें एनईपी की बात करते हैं, जो नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो हमारी मातृभाषा है, उसमें बच्चे को 1 से 5 तक जो है उसको शिक्षा उसमें दी जाए। तो मातृभाषा क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है मातृभाषा को पढ़ना और समझना, क्या कारण है, राजभाषा से तात्पर्य क्या है, कब इसे लागू किया गया, और राष्ट्रभाषा क्या होती है, ठीक है। तो ये सभी हमें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारी मातृभाषा। कौन सी है, मातृभाषा। अब ये जो हमारी मातृभाषा होती है, नाम से विदित हो रहा है, मातृ यानी माता के द्वारा। अब मातृ है तो माता आ गई, यानी जो भाषा बालक अपनी माँ से, अब केवल परिवार में माँ तो नहीं होती, माँ के साथ परिवार के अन्य सदस्य होते हैं,
यानी परिवार में रहकर सभी सदस्यों से सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। सबकी अलग अलग मातृभाषा होती है, इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर घर में, जैसे हर घर में तो नहीं, लेकिन जैसे माँ के द्वारा जो बोला जा रहा है, तो वो कौन सी भाषा होगी? हो सकता है वो पंजाबी हो सकता है वो मलयालम हो सकता है वो हिंदी हो सकता है वो संस्कृत हो सकता है वो हाड़ौती हो। क्षेत्रीय भाषा को भी इसमें अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा जो भाषा किसी व्यक्ति की अस्मिता की पहचान कराती है। अब मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, अब तक तो मैंने एक सिंपल सी साधारण तरीके में क्या कहा, जो माता के द्वारा परिवार के सदस्यों से सीखने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उसकी पहचान है। तो इसको मैं डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? जो भाषा किसी व्यक्ति की क्या है, जो भाषा क्या है, किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी व्यक्ति की, ठीक है, किसी व्यक्ति की अस्मिता की पहचान कराती है, अस्मिता की, अस्मिता की पहचान कराती है। अस्मिता क्या है? हमारी, हमारा एक, हमारी अस्मिता है, हमारा एक गौरव है, हमारी एक पहचान है वो। तो उसकी पहचान कौन कराती है? मातृभाषा कराती है, पहचान कराती है। ठीक है, पहचान कराती है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब अस्मिता क्या है? जैसे हम कहते हैं ये पंजाबी है, ये मलयालम है, ये तेलुगु है, ये उड़िया है, ये सिंधी है। तो ये सभी क्या होती है? उसकी पहचान है। ये उसका अस्तित्व का बोध करा रही है कि हम किस से बिलोंग करते हैं। तो उस अस्मिता के पहचान कराने वाली कौन सी हुई? मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, तो यानी जैसे हम कहते हैं, उदाहरण के लिए गढ़वाली प्रदेश, हम जैसे मैं कहती हूँ, जैसे मैंने कहा कोई भी बालक है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, जैसे पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लेते हैं, गढ़वाली। ठीक है, अब ये जो गढ़वाली क्षेत्र है, गढ़वाली प्रदेश में रहने वाला बच्चा है। ठीक है, प्रदेश में रहने वाला बच्चा क्या होगा? रहने वाला बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा अपनी माँ से, अपनी माँ से कौन सी भाषा सीखेगा? अपनी माँ से। ठीक है, माँ से क्या सीखता है? गढ़वाली सीखता है। गढ़वाली में पहाड़ी हिंदी आ जाती है हमारी। ठीक है, गढ़वाली सीखता है। तो इसका मतलब क्या है? ये उसकी पहचान है। कौन क्या है? ये उसकी पहचान, ये उसकी अस्मिता है। उसकी बोली से हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है किस क्षेत्र से है। यानी वो क्षेत्र, वो उसकी उसकी संस्कृति का परिचय भी कह सकते हैं हम, उसकी पहचान है वो उसकी। तो ये क्या होती है? माँ से उसने जिस भाषा को सीखा है वो उसकी मातृभाषा कहती है। हमने तो उदाहरण के तौर पे गढ़वाली को ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है? हो जाती है। ठीक है, गढ़वाली हिंदी की एक बोली है। अगर हम बात करते हैं गढ़वाली क्या है, गढ़वाली क्या है? हिंदी की एक बोली है। ठीक है, हिंदी की क्या है? एक बोली है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, बोली एक क्या होती है? क्षेत्रीय रूपी तो होती है। तो ये क्या है? एक बोली है। ठीक है, अतः कल्पना कीजिए, बड़ों का सपोज करिए, अब बड़ा होकर विदेश चला गया। यही बच्चा कौन सा? जो अपनी माँ से गढ़वाली सीख रहा है, बड़ा हुआ, पढ़ लिख गया, बाहर विदेश में चला गया। अब जब वो बाहर चला जाता है तो क्या करता है? वो अपने आप को क्या कहता है? वो गढ़वाली नहीं कहता है। यहाँ अब आकर वो क्या होता है? बड़ा हो गया है, तो अब उसकी पहचान जो है, अब क्षेत्र विशेष से निकलकर भारत की पहचान से अपने आप को जोड़ेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अपने आप को गढ़वाली नहीं कहकर क्या कहेगा? हिंदी को अपनी मातृभाषा बताएगा। अब गढ़वाली को ना कहकर क्या कहेगा? गढ़वाली को ना कहकर क्या करेगा? वो हिंदी को अपनी मातृभाषा बताएगा। हिंदी को क्या बताएगा? मातृभाषा बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि वो उसकी पहचान भारत से है अब उसकी। ठीक है, मातृभाषा बताता है। क्यों कहता है? क्योंकि अब उसकी पहचान एक क्षेत्र विशेष से नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम क्षेत्र विशेष से अपने आप को अवगत नहीं कराते, अभी तो संपूर्ण भारत से अपने आप को अवगत कराते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ? मैं एक भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। तो हिंदुस्तान में कौन सी भाषा है? मुख्य रूप से हिंदी है। तो वो हिंदी उसकी मातृभाषा हो जाती है। उस समय क्या हो जाती है? उसकी मातृभाषा हो जाती है। ठीक है, विदेश में अस्मिता की पहचान। अब जब बाहर, जैसा कि मैंने कहा, तो विदेश में क्या होता है? विदेश में ये जो उसकी अस्मिता है, ये उसका अस्तित्व है, अस्मिता की पहचान। ठीक है, किससे हो रही है अस्मिता की पहचान? हिंदी से होगी। हिंदी से क्यों होगी? क्योंकि वहां पर आपको क्षेत्र विशेष से नहीं जाना जाता है, वहां आपको हिंदुस्तान से जाना जा रहा है, भारत से जाना जा रहा है। और भारत की जो भाषा है, अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, तो वो हिंदी है। उस आधार पर अपनी मातृभाषा किसको कहता है? वो हिंदी को कहेगा, ना कि गढ़वाली को। ठीक है, किसको कहेगा? हिंदी को कहेगा। तो राज मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा जिससे बालक अपनी माता से, परिवार के सदस्यों से सीखता है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, तो उसकी मातृभाषा। क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उसको हम ये भी कह सकते हैं मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, अब आती है जो हमारी राष्ट्रभाषा है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की भाषा,
राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? सबसे पहली बात ये है, कौन सी होती है जहाँ सबसे ज्यादा वो बोली जाती है? अब कौन सी बोली जाती है? देखो, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में क्या सबसे ज्यादा बोला जाता है? अब चूंकि भारत क्या है, एक विभिन्नता वाला देश है, यानी विविधता में एकता का प्रतीक है भारत। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग देश भाषा के, अलग अलग भाषा भाषी के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रभाषा की बात आती है, लेकिन ज्यादातर अगर हम ज्यादातर बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट्स की अगर बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो है हमारी हिंदी की। अगर हम दक्षिण भारत को छोड़ दें तो, और ऑलमोस्ट अगर हम देख लें, उत्तर को देखें, पूरब को देखें, पश्चिम को देखें, दक्षिण को छोड़ दें, तो ज्यादातर हिंदी है। हिंदी का स्वरूप है उसका, हम ये नहीं कहते गढ़वाली नहीं बने, लेकिन हिंदी मुख्य है, वो उपभाषा के रूप में अलग अलग बोली जा रही है, लेकिन जड़ क्या है, हिंदी है, तो ये क्या हो जाती है, राष्ट्रभाषा के रूप में। तो राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है? देखो, राष्ट्रभाषा क्या है? जो भाषा किसी देश की अस्मिता की पहचान कराए। जो भाषा किसी देश की, किसी देश की क्या है, अस्मिता की पहचान कराए, ठीक है, अस्मिता की पहचान कराए, ठीक है, पहचान कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। उसे क्या जाता है? उसे उस देश की, उस देश की क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा, यहाँ पे राठू भाषा लग रहा होगा, तो मैं राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, हिंदी न केवल राष्ट्र के गौरव के सम्मान का प्रतीक है, हिंदी जो है न केवल, न केवल राष्ट्र के गौरव, ठीक है, राष्ट्र के गौरव व सम्मान का प्रतीक है, ठीक है, सम्मान का प्रतीक है। हिंदी जो है न केवल हमारे राष्ट्र का जो गौरव है और उसका जो सम्मान है उसका प्रतीक है, बल्कि बल्कि क्या है हमारी हिंदी? हिंदी हमारी क्या है? प्रत्येक भारतवासी की हिंदी क्या है? हिंदुस्तान के जितने भी व्यक्ति, यानी प्रत्येक भारतवासी की, प्रत्येक भारतवासी की क्या है? अस्मिता की भी पहचान कराती है। क्या कराती है? अस्मिता की भी पहचान कराती है। ठीक है, तो ये हमारा गर्व का विषय है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है। पहचान कराती है, ठीक है, पहचान कराती है। हालांकि कुछ राजनीतिक कारण ऐसे रहे हैं जिनके कारण हालांकि जो है हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन संवैधानिक रूप से इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। क्यों नहीं मिल सका? हम ये कह सकते हैं ये राजनीतिक जो कारण है वो ही कह सकते हैं। जबकि जिस राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो उसकी राष्ट्रभाषा होती है। अब आप खुद देखिए भारत में किस भाषा का प्रयोग होता है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में जा रहे हैं, वहां हम हिंदी को बोल के आसानी से समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोलते हैं और बोलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक पदलोक के जो नेता होते हैं या कहीं राजनीतिक कारण रहे हैं, इसके कारण इससे राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया गया। जब इसको राष्ट्रभाषा बनाने की बारी आई थी तो बहुत ज्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए ये राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं ले पाई। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रभाषा है। क्यों? मौखिक रूप से यही होता है कि जिस देश की जनता ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग करती है वही उसकी पहचान होती है, और हिंदुस्तान की पहचान हिंदी से है, किसी और भाषा से नहीं है। तो इस आधार पर मौखिक रूप से हम ये कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, संवैधानिक रूप से इसे दर्जा नहीं मिला। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में क्या है? इसका उल्लेख नहीं है। उल्लेख तो तब होगा जब संवैधानिक दर्जा मिलेगा। संविधान में लिखित रूप में, ठीक है, क्या है? लिखित रूप में, लिखित रूप में कोई उल्लेख नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है। लेकिन फिर वापस कह रही हूँ, मौखिक रूप से हम बोलते हैं, हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता की प्रतीक है, इस आधार पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अब आती है राजभाषा। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, मौखिक रूप से मानते हैं, लिखित रूप में नहीं है। अब आती है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है राजभाषा।
प्रश्न यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य यही था कि मेरे इसमें बहुत सारे टॉपिक एक साथ क्लियर हो रहे हैं, तो मैं एक बार रिवीजन में आपको ताकि अच्छे से समझा सकूं। राजभाषा, राजभाषा राज यानी राज्य की जो भाषा, यानी क्या है, जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में, प्रश्न यहीं से उठता है, इसी डेफिनेशन की लाइन से उठ जाता है। जिस भाषा का प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग, ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग, ठीक है, देश के कार्यालयों में, क्या है, देश के, क्या है, कार्यालयों में, ठीक है, कार्यालयों में, देश के कार्यालयों में, देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, कामकाज के लिए किया जाता है, ठीक है, कामकाज के लिए किया जाता, किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं, ठीक है। राजयोग हम कहते हैं ना, एक शब्द राजयोग है, यानी सरकारी नौकरी का, तो यानी सरकार के द्वारा, यानी राज कार्य में, यानी जो भी राज कार्य होते हैं, यानी कार्यालय में जो भी कार्य होते हैं, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, हिंदी का, उसे हम राजभाषा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, ठीक है। अब राजभाषा तो हमने कहते हैं, तो इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं इसको संवैधानिक दर्जा मिला, तभी इसको राजभाषा कहा था। तो यहाँ से पहला प्रश्न तो ये हो जाता है कि जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालय में होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, या बोली कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कार्यालय, राजकाज यानी ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में काम हो रहा है, इसका मतलब वो राजभाषा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारी दूसरी लाइन से बन जाता है, कौन सी है वो लाइन, वो ये कि इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो दो प्रश्न बन जाते हैं, कब दिया गया, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो ये आता है हमारा 14 सितंबर 1949 को। कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। 1949 को संविधान के संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है, 343। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 343 जो हमारा अनुच्छेद है, उसको कैसे याद सकते हैं, 343 यानी 343, ठीक है। अनुच्छेद 343 के अनुसार, ठीक है, हिंदी को, हिंदी को, ठीक है, क्या है, हिंदी को जो है क्या किया गया है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को, हिंदी को क्या किया गया, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। दो प्रश्न एक लाइन से के रूप में स्वीकार किया गया, और कई बार प्रश्न आया है ये, ठीक है, क्या है, कई बार आया किया है। यानी कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, 343 के तहत। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। तीसरा प्रश्न हो गया यहाँ पे, तीन प्रश्न एक लाइन में हो गए, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, तो ठीक है। और प्रश्न पूछा भी जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछा था, अक्सर रिपीट हुआ ये वाला प्रश्न, कब किया गया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया, इसे कौन सा दर्जा दिया गया, उस समय तो उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है, राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में, ठीक है, किस उपलक्ष्य में, कि इस दिन हमारी हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए हम इसको हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ जो है हिंदी भाषी राज्य, अब आप सोचते हैं कि हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से, अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, और राजधानी दिल्ली है। इतनी जगह हमारे हिंदी को बहुत ही अच्छे से बोला जाता है, तो ये हिंदी क्या है हमारी, अगर हम कहें तो राजभाषा तो है ही सही, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि ये हिंदी भाषी राज्य है जहाँ पे हिंदी को राज्य सारे काम हमारे हिंदी में होते हैं, ठीक है, यानी जो भी कार्यालय के जो कार्य होते हैं हिंदी में होते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी हमारे इन राज्यों में बोली जाती है। तो इसका अगर अब मैं एक मोटा मोटा अनुमान के तौर पर आपको बताऊं, तो हिंदी का अगर हम कहें तो जिस देश की जनता 70 या 60% जनता बोलती है, वो हमारी अपने आप ही राष्ट्रभाषा हो जाती है। तो राष्ट्रभाषा तो है ही सही, साथ ही राजभाषा का प्रयोग उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में, सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो प्रश्न, तीन प्रश्न हो गए, राजभाषा से क्या तात्पर्य है, कार्यालय प्रगति है, 14 सितंबर का कौन सा दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया
1949 14 सितंबर को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? 343 यानी 343 अनुच्छेद के तहत इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये हो जाता है हमारी राजभाषा। ठीक है, अब यहाँ पर आती है कि जो राजभाषा भाषा है तो बहुत सारी है, लेकिन अगर हम प्रश्न एक और यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में दी गई है 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता मिली है, और भी बहुत कतार में है, लेकिन अभी केवल हमारे पास 22 ही है। आपको केवल ये ध्यान रखना 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि वो पूछ लिया जाता है, सपोज करिए विकल्प में दे देता है निम्न में से कौन सी भाषा है जिसे संविधान के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। तो इसका मतलब हमें वो 22 भाषाओं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी भाषा है जिसको दर्जा दिया गया है संविधान ने, मतलब संविधान में मान्यता दी गई, दर्जा नहीं मान्यता दी गई, वो कौन सी है। तो हम यहाँ पे एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम देखते कौन सी है, हिंदी, हिंदी, ठीक है। दूसरी आती है असमिया, कौन सी है, असमिया, ठीक है, नॉलेज के रूप में हमें याद होनी चाहिए, असमिया। बांग्ला, गुजराती, कौन सी है, बांग्ला, गुजराती, ठीक है, गुजराती। नेक्स्ट आती है बोडो, डोंगरी, कन्नड़, बोडो, डोंगरी, ठीक है, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, क्या है, कश्मीरी, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, ठीक है, पंजाबी, उर्दू, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, ठीक है, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, मराठी, नेपाली, ठीक है, उड़िया, ठीक है, ओडिया होगा, ये उड़िया नहीं होगा, ओडिया, ठीक है, ओडिया। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, ठीक है, तमिल, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। ये हो गई हमारी 22 भाषाएं, ठीक है, संथाली और सिंधी। ये सभी भाषाओं को क्या है, संविधान ने मान्यता दी है। ठीक है, और भी बहुत सारी भाषाएं, उन्हें को तो एक लंबी फहरिस्त लगी हुई है जिसे मान्यता दिलाने की जद्दोजहद लोगों के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी संविधान के द्वारा ये 22 भाषाएं आपको थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि कुछ भाषाएं तो हमारे आसपास होती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। हम कहते हैं हिंदी है, असमिया है, पंजाबी है, गुजराती है, संस्कृत है, उर्दू है, मैथिली है, मलयालम, उर्दू, ये तेलुगु, तमिल, सिंधी, दो चार और भाषाएं बचती है जैसे बोडो, डोगरी, मणिपुरी। इसमें थोड़ा रहता है कि अच्छा इनको मिली, तो हम ये दो चार भाषा को याद रख सकते हैं, बाकी हमें पता होती है कि ये सारी भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है। ठीक है, जैसे हमें सब ध्यान कौन सी रखनी है, जैसे कोंकणी का रख दिया, बोडो का, डोगरी का, कन्नड़ का, उड़िया का, संथाली का, ये तीन चार भाषा 5-6 को रख सकते हैं। अब बाकी हमें याद है कि कौन सी 22 भाषा है। ठीक है, अब आती है हमारी मानक भाषा। अब एक और होता है मानक रूप, भाषा का मानक रूप। ये मानक रूप क्या होता है, कई बार पूछा गया प्रश्न, मानक भाषा क्या है, मानक रूप क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मानक रूप और मानक भाषा क्या होती है। देखो, मानक रूप क्या होता है, समय समय पर जैसे जैसे भाषा में परिवर्तन होता रहता है तो क्या होता है कि इसके मानक रूप में परिवर्तन आता है। यानी जो कई लंबे समय से चल रही है भाषा का स्वरूप, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अब कैसे होता है उसको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे देखिए, जिस भाषा को विद्वानों तथा शिक्षाविदों के द्वारा, जिस भाषा को, ठीक है, जिस भाषा को क्या है, विद्वानों, ठीक है, विद्वानों तथा, जिस भाषा को विद्वानों, ठीक है, तथा शिक्षाविदों द्वारा, क्या है, शिक्षाविदों, यानी हमारे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बुद्धिजीवी जो होते हैं, विदों द्वारा, ठीक है, मान्य तथा स्वीकृत किया गया है। क्या किया गया है, मान्य तथा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, स्वीकृत किया गया है, ठीक है, वो क्या होती है, उन्हें मानक भाषा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मानक होता कैसे है, इसको उदाहरण से समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा।
मानक का रूप क्या होता है? जो वर्तमान में सही माना गया है शिक्षाविदों के द्वारा, वो मानक रूप। अब सही से क्या तात्पर्य मैम? तो हमने बताया, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेती हूँ जो वर्तमान में है। जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी को ऐसे लिखा जाता था पहले, ठीक है, यानी जो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उसको नहीं लिखा जाता, लेकिन वर्तमान समय में क्या किया है, अनको जगह जो अनुनासिक वर्ण है उन्हें अनुस्वार के रूप में, मानक रूप में जो है मान्यता दी गई है। कैसे दी गई है? जैसे मैं हिंदी को जो वर्तमान, अब ये हमारी हिंदी का, ये हमारा मानक रूप है, क्या माना जाएगा? मानक रूप, ठीक है। जैसा हम कहते हैं, जिस चंद में जब बात करें अनुस्वार की या फिर अनुनासिक वर्णों की, या जो यमगणम होते हैं हमारे वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, वो हमारे क्या होते हैं? अनुनासिक, वो होते हैं, ठीक है, नाक से बोले जाने वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा चंचल, तो ये जो चंचल शब्द है, पहले क्या ऐसे लिखा जाता था, चंचल, लेकिन अब मानक रूप क्या है इसका? इसको हमने क्या कहा? अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया, तो ये मानक रूप कहलाता है, ठीक है। अगर हम बहुत ही प्राचीन की बात करते हैं, तो प्राचीन में जो है आ जो है ऐसे लिखा जाता था, कैसे लिखा था? आ। अब लेकिन बहुत टाइम पहले से, अभी तो नहीं, लेकिन बहुत समय पहले से इसको आरंभ कर दिया गया इस तरह से। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो मानक रूप क्या है? जो समय समय पर जो परिवर्तन होते हैं शब्दों के में, वो क्या कहलाते हैं? मानक रूप कहलाते हैं। यानी किसके द्वारा किए गए? वो किए गए हमारे विद्वानों के द्वारा, जो साहित्य के जो विद्वान है, जो हमारे शिक्षाविद है, उनके द्वारा। तो मानक रूप जो परिवर्तित रूप होता है, जो वर्तमान में चलन में है, जिसे सही माना गया है, वो मानक रूप कहलाता है, ठीक है। ये आ जाता है कई बार मानक रूप से तात्पर्य क्या है, ठीक है। अब आता है हमारा बोली। बोली आता है हमारा। बोली क्या है? ठीक है, बोली क्या है? तो बोली क्या होती है? भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को, हम सभी जानते हैं कि भाषा के स्थानीय या क्षेत्रीय रूप को, या क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। क्षेत्रीय रूप और स्थानीय रूप क्या एक ही बात है? यानी स्थानीय क्या, यहाँ जो स्थान विशेष पे रह रहे हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे हम अभी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मातृभाषा की जब बात करी, तो आपको मैंने कहता है गढ़वाली, गढ़वाली बोली है, भाषा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कहते हैं आसपास जहाड़ होती है, मेवाती है, पंजाबी है, असमिया, सिंधी है, ये सभी क्या होती है? बोली के रूप में कार्य करती है। यानी भाषा का जो स्थान विशेष पे जहाँ व्यक्ति रह रहा है, या क्षेत्र विशेष में जो व्यक्ति रह रहा है, उसमें जिस भाषा को बोल रहा है, वो बोली होती है। क्यों? भाषा तो विस्तृत होती है, सभी जगह जो एक समान बोली जाती है, लेकिन बोलियां क्या होती है? अलग अलग परिवर्तित होती है, क्षेत्र विशेष के अनुसार उसके रूप बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्थानीय क्षेत्रीय रूप कहा गया है, ठीक है। उसे हम कहते हैं बोली, ठीक है। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, ठीक है, को स्थानीय रूप कहते हैं। भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, ठीक है, बोली कहते हैं, ठीक है, बोली कहते हैं। इसका प्रयोग आमतौर पर बोलचाल में करते हैं। सामान्यतः देखो, वैसे बोली में जो है साहित्य की रचना नहीं होती है, ठीक है। बोली में आपको ध्यान रखना है, बोली में क्या होता है? साहित्य की रचना नहीं होती है, क्योंकि मौखिक रूप से होती है, साहित्य की रचना नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। साहित्य की रचना नहीं होती है, किसमें नहीं होती है? बोली में, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक एक बात है, हम इसे अपवाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें भी एक प्रश्न ये उठता है कि अगर बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, तो फिर रामचरितमानस, सूर सागर, वीरावली के पद, ये विद्यापति की पदावलियां मैथिली में जो, वो क्यों फिर भाषा का रूप बन गई? क्यों वो अवधि को भाषा माना गया? इसका भी पीछे कारण क्या है, देखो, देखिए। जब भी कोई साहित्यकार, या हम कहे जब भी किसी बोली में एक लाइन लिख देती हूँ मैं, बोली में जब साहित्य सृजन हो जाता है, साहित्य सृजन होता है, ठीक है, साहित्य सृजन होता है, ठीक है, तो वो क्या है? वह बोली नहीं रहती, वह बोली नहीं रहती, अपितु क्या हो जाती है? वो उपभाषा बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है, ठीक है, उपभाषा बन जाती है। वो बोली नहीं है, उपभाषा क्यों बनी? क्योंकि अब उसे हर एक व्यक्ति के द्वारा, अब साहित्य जैसे हम बात करते हैं, तुलसीदास जी की बात करते हैं, चलो। तुलसीदास जी बहुत महान संत शिरोमणि माने जाते हैं, संतों में शिरोमणि माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने किसकी रचना की? हम बात करें तो सबसे पहले जो महान उनका माना जाता है, बहुत ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से मानता है वो रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने सृजन किया इसका। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि सूरदास जी ने क्या किया। जो हमारे सूरदास जी से जन्मान माने गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सूरसागर की रचना की, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि हमारे जो विद्यापति हैं, ठीक है,
विद्यापति जो है हमारे, इन्होंने पदावलियों का निर्माण किया, पदावलियों का निर्माण किया। तो ये तो क्या थी, अवधि में थी। ठीक है, किस में थी हमारी, ये अवधि में। ये किस में थी, ब्रज में थी। और ये किस में थी, मैथिली में। अब ये थी तो बोली ना, लेकिन जब इनका साहित्य सृजन हुआ तो अब ये बोली बोली नहीं रही, अपितु उपभाषा बन गई। क्या बन गई, उपभाषा बन गई। यानी जब भी किसी बोली में साहित्य का सृजन होता है तो वह उपभाषा बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि अब जो है उसे जानने वाले कुछ क्षेत्र विशेष के लोग नहीं रहते, अपितु एक बड़ा समुदाय जो उसको जान जाता है। अब अवधि से हर कोई परिचित है। क्यों परिचित है, क्योंकि हर घर में, ज्यादातर घरों में, मैं हर घर की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर हिंदू सनातन धर्म है या जो भी है, पूजा पाठ करते हैं तो रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने समझा कि ये अवधि है। इसी प्रकार से मैथिली जी के द्वारा जो पदावलियों का निर्माण किया गया, मैथिली भाषा में जो विद्यापति के द्वारा पदावलियों का निर्माण किया गया, तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो है हमारी मैथिली जो है, अब ये बोली नहीं है, उपभाषा है। इसी प्रकार से ब्रज भाषा में सूरसागर का निर्माण किया गया सूरदास जी के द्वारा, तो अब ये बोली नहीं है, उपभाषा है। तो वैसे बोली में साहित्य का सृजन नहीं होता क्योंकि मौखिक होती है। लेकिन जब ये साहित्य सृजन हो जाता है तो क्षेत्र विशेष के दायरे से बाहर निकलकर एक बड़े स्तर पर आ जाती है, और इसलिए इसको उपभाषा माना जाता है। ठीक है, बोली से तात्पर्य आ गया। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण बात है हमारी, उपभाषा। प्रश्न यहाँ से बहुत पूछा जाता है, और बड़ा ही घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है उपभाषा से। कैसे पूछते उपभाषा, उपभाषा जैसा कि मैंने कहा, भाषा की तुलना में उपभाषा का क्षेत्र छोटा होता है। क्या होता है, भाषा की तुलना में, ठीक है, भाषा की तुलना में, ठीक है, क्या होता है, भाषा की तुलना में उपभाषा जो होती है, उपभाषा का क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे भाषा की बात करते हैं, हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी का तो विशाल रूप है। लेकिन जब हम बात करते हैं उपभाषा की, तो उसका मतलब उपभाषा का क्षेत्र थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, पर बोली से बड़ा होता है। पर उपभाषा क्या होती है, बोली से बड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बोली से बड़ा होता है। अब अवधि को सब परिचित है अभी, अवधि से, ठीक है। तो इसका मतलब वो बोली नहीं है, वो हमारी उपभाषा है। ठीक है, बोली के अंदर साहित्य की प्रश्न नहीं होती, जबकि उपभाषा में साहित्य की प्रश्न होती है। बोली में, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, साहित्य की रचना नहीं होती। ठीक है, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, उपभाषा में, जो भी हमारी उपभाषा है, ठीक है, उपभाषा में क्या होती है, साहित्य सृजन होता है। ठीक है, साहित्य सृजन होता है। ठीक है, अब अब ये जो धीरे धीरे जो है उपभाषा का क्या होता है, क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाता है। उपभाषा का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, विस्तृत हो जाता है। ठीक है, अब केवल ऐसा नहीं है कि जो, अगर मैं हम बात करें कि जो ब्रज भाषा है या जो अवधी भाषा है केवल यूपी के कुछ क्षेत्रों में बोली जा रही है या इतने क्षेत्र विशेष में बोली, अब ऐसा नहीं है। अब क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे साहित्य सृजन होता गया, धीरे धीरे इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता गया। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा जो है, एक व्यक्ति जब दूसरे उस क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में जाता है तो अपने क्षेत्र की विशेष भाषा का प्रयोग करता है। उससे क्या होता है कि प्रचार प्रसार दोनों होता है, यानी विस्तृतता, विस्तार बात होता चला जाता है उपभाषा का। ठीक है, तो आता है भाषा, तो वह भाषा का रूप ले लेती है। जब वह विस्तृत होता है तो क्या होता है, भाषा का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है, भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, ले लेती है, जैसे जैसे विस्तृत होती जाती भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। अब प्रश्न यहाँ से आया कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है, तो हिंदी भाषा में, ठीक है, कितनी है, 5 उपभाषाएं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से आता है, 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, कितनी है, 5 उपभाषाएं। अब वो कौन कौन सी, वो हमें देखनी होगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है कि हिंदी को कितने उपभाषा वर्गों में बांटा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 5, पहला प्रश्न यहाँ से होता है। अब आता है दूसरा, इसके देखिए कौन कौन सी है, जिसके अंतर्गत क्या, अनेक बोलियां आती है। इन उपभाषाओं में क्या है, अनेक बोलियां आती हैं। कितनी आती है, अनेक बोलियां आती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है देखते हैं, बोलियां आती हैं। पहले 5 भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, मैं एक चार्ट बना देती हूँ यहाँ पे ताकि याद रहेगा आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ पर लिखा मैंने उपभाषा। ठीक है, हिंदी को 5 उपभाषा में बांटा गया है। ठीक है, उपभाषाएं,
कितनी है वो हमें देखनी है, ठीक है। अब यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको बोलियां, यानी ये जो उपभाषाएं बटी है हमारी 5 भागों में, इनमें कौन कौन सी बोलियां हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारी हो जाता है, एक चार्ट बना देते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा हमारा, ठीक है। ये हमारी हो जाती हैं उपभाषाएं और ये हमारी हो जाती हैं बोलियां। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ पहली उपभाषा का, दोस्तों कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कितनी आती है? तो पश्चिमी हिंदी में आती है हमारी कौन कौन सी बोलियां आती है, जैसे कहते हैं हरियाणवी। कौन सी है? हरियाणवी, ठीक है। पहली है हरियाणवी। दूसरी आ जाएगी ब्रज भाषा, ठीक है। क्या है? ब्रज भाषा, ठीक है। तीसरी आ जाती है बुंदेली, ठीक है। क्या है? बुंदेली, ठीक है, बुंदेली है। कन्नौजी और खड़ी बोली, क्या है? कन्नौजी, और ये हमारी खड़ी बोली। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रश्न जो होगा हमारा कैसे बनेगा, जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है, एग्जामिनर ने एक दिया हरियाणवी, एक दिया ब्रजभाषा, एक दिया बुंदेली और एक दे दी उसने अवधि। अब देखिए यहाँ पर हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, 1 2 3 4 5, पांचों जो है हमारी किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी हरियाणवी है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी है। ये पांचों आपको याद होनी चाहिए। वो कैसे भी रूप में प्रश्न पूछ सकता है, पूछ ऐसे भी सकता है, बुंदेली जो है किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है, या राजस्थानी हिंदी की है। और ये भी प्रश्न चाहे वो उपभाषा से बनाए या बोलियों से बनाए, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। आपको मालूम है पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में हमारे 5 हैं, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ठीक है। हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली कौन सी उपभाषा की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी। तो मैंने पश्चिमी हिंदी से प्रश्न बनाया तो ये आया, या बोलियों से मैंने पूछा उपभाषा किसकी है? ये पश्चिमी हिंदी की है। किसी भी रूप में प्रश्न, ठीक है, तैयार हमें रहना। दूसरे आती है हमारी पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? अब छह, हड़ौती में बोला था अब छह, हमारे हड़ौती में बोली जाती है अब छह, काई छह, अठी छह। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? अब छह के माध्यम से, आ से अवधि, बा से बघेली और छह से छत्तीसगढ़ी। क्योंकि प्रश्न हमें कई बार ऐसे घुमा के देता है एग्जामिनर कि हम खुद कंफ्यूज होते हैं। पूर्व अवक्षय है, क्या है? अवधि है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। अब वो यहाँ से प्रश्न करे चाहे वो यहाँ से प्रश्न करे, तो कम से कम एक कंसेप्ट तो हमारा क्लियर है। आपको पूर्वी हिंदी का बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अवक्षय नहीं, अवधि है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, ये हमारी है 3 बोलियां। किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती हैं। और प्रश्न हमेशा आप ध्यान रखना, जब बोली, भाषा, लिपि, व्याकरण की बात होती है टॉपिक से, तो ज्यादातर परीक्षाओं में ज्यादातर प्रश्न जो है आपके केवल और केवल उपभाषाओं से पूछे गए हैं। कभी भी उठाकर देखना। हम ये नहीं कहते कि ये बहुत ही इसके अलावा कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ज्यादातर हम जब हम वेटेज देखते हैं या एग्जामिनर का पेपर पैटर्न को देखते हैं या हम प्रश्नों की संरचना को देखते हैं या स्वरूप को देखते हैं, तो हमें एक बात नोट की है मैंने कि ज्यादातर प्रश्न इधर से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। वहां तो एक ही है, राजभाषा कब बनी? साल 1949 को दी, 14 सितंबर को दी, 343 के अंतर्गत दी, कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ पे इस पास मैटर ज्यादा है, वो कैसे भी मिक्स करके वो कैसे भी प्रश्न बना के आपको दे सकता है, तो कंफ्यूज हमें होना ही नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है हमारी बिहारी हिंदी। कौन सी आती है? हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में क्या है? बिहारी हिंदी में क्या है? बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहार में क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है, बिल्कुल है, ठीक है। हमारी जब भी हमने बात करी थी मगही है और हमारी मैथिली है, ये तीनों जो हैं क्या है? हमारी बिहारी है, ठीक है। भोम है, भोम यानी भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है, भोम है।
तो वो मैम स्क्वायर कर दो, वो मैम स्क्वायर कर लो, ठीक है। कैसे भी याद करने का तरीका एक होना चाहिए जो हमें भूले ना, ठीक है। तो बिहार में तो वैसे ही याद रहती है यार, बिहार में क्या भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली, मैथिली बिहारी तो स्वरूप है इसका, बस हो गया याद। चौथी हमारा जो है उपभाषा वो है राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी। अब चूंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ तो मुझे राजस्थानी हिंदी के बारे में अच्छे से मालूम है। तो जैसे राजस्थान में कौन कौन सी बोली जाती है, हम कहते हैं मारवाड़ी, मारवाड़ी, ठीक है, मेवाती, ठीक है, हाड़ौती, हाड़ौती, ठीक है, मालवी, मालवी है ये, ठीक है, मालवी है। मैं वापस लिख देती हूँ इसको, ये हो जाती है हमारी मालवी, ठीक है, मालवी, ठीक है। और इसमें आ जाएगी हमारी निमाड़ी, कौन सी आ जाएगी, निमाड़ी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मालवी निमाड़ी। अब देखिए, राजस्थान में मारवाड़ी लोग रहते हैं, मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, जो हमारा चित्तौड़ उदयपुर का है। मेवाती है, मेवात क्षेत्र कौन सा है हमारा, अलवर भरतपुर, ये जो आता है ये मेवात क्षेत्र होता है, आप जीके में पढ़ते हैं तो वहां के इस मेवाती है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये चार जो हमारे हैं वो किस में आते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत है, और मैं हाड़ौती से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। मालवी क्या है, मालवी हमारी है, और निमाड़ी, ये सभी किसमें आती है, ये आती है हमारी, इसमें भीली भी ले लेती है, भीली, ठीक है, भीली और जयपुरी को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एक दो तीन चार पाँच छह जो है हमारी बोलियां हैं वो किस में आ रही है, वो हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ रही है, ठीक है। तो राजस्थान में क्या बोला जाता है, राजस्थान में कौन से लोग हैं, मारवाड़ी है, मेवाती है, हाड़ौती है, निमाड़ी है, भीलपी है, मालवी है, यही इनकी बोली हो गई। भाई बोली का मतलब क्या है, क्षेत्र से विशेषित, तो क्षेत्र हमारा हाड़ौती हाड़ौती बोलेंगे, क्षेत्र हमारा मेवाती तो मेवाती तो बोलेंगे, क्षेत्र मेरा मारवाड़ी है, चाहे प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, ये मारवाड़ी उधर में आता है, ठीक है, मेवाड़ में आता है, मारवाड़ नहीं मेवाड़ में आता है। मारवाड़ी हमारा जोधपुर इलाका होता है, ठीक है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ी में आता है, ठीक है, वो मेवाड़ी होता है। तो हमें मारवाड़ी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आती है हमारी पांचवी और आखिरी, और वो हमारी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पहाड़ी हिंदी में अभी मैंने आपसे कहा था गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी, कुमाऊनी की बोलियां बोलियां बहुत सारी है लेकिन आपको ये दो याद रखनी है, ठीक है। कौन सी है, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब देखो, अब हमें कंफ्यूज सुनने होने का एक तरीका क्या है, सबसे पहले तो पहाड़ी हिंदी बहुत इजी है, दो है, याद कर लिया आपने, पहाड़ी और कुमाऊनी। दूसरा हमारा बिहारी हिंदी कौन सी है, बिहार में क्या भोजपुरी है, मगही और मैथिली है, ये हमें याद हो गया। तीसरा पूर्वी में मैंने आपको कैसे समझाया, अब छह, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़, ये याद हो गया हमें। राजस्थानी में हमारे पास क्या क्या आते हैं, हाड़ौती आती है, मारवाड़ी आती है, मेवाती है, मालवी निमाड़ी है। हमें सिर्फ याद क्या रखना है, ये जो महत्वपूर्ण है पश्चिमी हिंदी, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है और एग्जामिनर उसको यहीं से कंफ्यूज करता है, अच्छे से कंफ्यूज करता है। यानी वो कैसे प्रश्न दे देता है, जैसे उसने दे दिया बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी और बघेली में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली नहीं है। अब उसने दिया अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और कन्नौजी, इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी है, तो आपको क्या करना है, कन्नौजी है। अब आपको देखो कंसेप्ट कैसे, आपने आपने पूर्वी हिंदी का रट रखा था, रटा तो भूले, रटना नहीं, हमने समझा कैसे, अब छह, आपने फटाफट के अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यार तो पूर्वी हिंदी आती है, इसका मतलब ये जो बच रही मेरे पास, कौन सी बचती है, कन्नौजी, तो इसका मतलब ये मेरी पश्चिमी हिंदी में, क्योंकि ना तो ये पहाड़ी हिंदी में आ रही, ना ये राजस्थानी हिंदी में आ रही, और ना बिहारी में आ रही, तो बचा कौन सा यार, पश्चिम तो बचा, क्षेत्र कौन सा बचा हिंदी का, पश्चिम। पूरब में आप छह, राजस्थान में ये हाड़ौती, मेवाड़ी, मालवी, भीली, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, आपकी बिहारी में कौन सी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो बच्चा क्या, बच्चा तो केवल एक ही ना, पश्चिमी, तो उसको तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जिसमें आपको याद रखना है। हिंदी को पांच भाषाओं में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिम में कितनी है, पांच है, पूर्व में कितनी है, तीन बोली है, वो बिहारी में कितनी है, तीन बोली है, राजस्थान में कितनी है, छह बोली है, गढ़वाली में कितनी है, पहाड़ी में कितनी है, दो है। तो ये हमें आसानी से याद हो सकते हैं, और इनसे प्रश्न जो बड़ा घुमा घुमा के पूछता, तो अब हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी बोली, ठीक है, क्या हो जाती है, हमारी बोली हो जाती है, ठीक है। अब आती है हमारी जो है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिपि, लिपि, लिपि से प्रश्न आ जाता है। लिपि से कैसे प्रश्न है, ले से लिपि, ले से लिखने का ढंग, यानी जो लिखने का ढंग होता है, भाषा को लिखने की विधि, भाषा को क्या है, भाषा को
लिखने की विधि जो है, ठीक है, लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ले से लिपि, ले से लिखना, यानी लिखने का जो ढंग है क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ आता है लिपि क्या है। अब प्रश्न कहाँ से उठता है कि हर एक भाषा की अलग अलग लिपि है। हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है। अलग अलग संकेत होते हैं, यानी हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। इसलिए हिंदी को बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना सब आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हम लिखते हैं। अब कई जगह ऐसा होता है कि जो लिखने की जो ढंग होता है वो थोड़ा अलग होता है, बोला कुछ हो जाता है। तो इसलिए कई बार लगता नहीं ये तो यार बड़ी कठिन सी है। हिंदी क्यों है? हिंदी को सरल, आत्मसात, आत्मग्राही, सुग्राही क्यों कहा गया? इसीलिए तो कहा गया कि बहुत ही आसान है हमारी हिंदी, ठीक है। अब आती है लिपि की बात। अब आपको लिपि में क्या याद रखना है कि कौन कौन सी लिपि है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं एक में बहुत सारी चीज लिपियों को लिखा दूंगी। जैसे आपकी है अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी हो गई आपकी। आपकी फ्रेंच हो गई, कौन सी हो गई? फ्रेंच हो गई। आपकी हो गई स्पेनिश, कौन सी हो गई? स्पेनिश, ठीक है। और हो गई आपकी जर्मन, कौन सी हो गई? जर्मन। इन सब की लिपि क्या है? आपकी अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है। इसकी लिपि क्या है? रोमन। यानी आपने केवल एक शब्द याद रखा और आपको 4 लिपियां याद हो गई। यानी अंग्रेजी हमें मालूम है, जर्मन हमें मालूम है, फ्रेंच और स्पेनिश, इन सब की लिपि क्या है? रोमन है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ उर्दू, हमारी उर्दू है, या हम कहें फारसी है, तो उर्दू और फारसी की लिपि क्या है? उर्दू और फारसी की लिपि फारसी है। क्या है? फारसी। फारसी भाषा होती है, उर्दू होती है, थोड़ा सा लिखावट का अंतर होता है। लिपि तो एक ही है दोनों की। जैसे हमारे अंग्रेजी की है, फ्रेंच की, स्पेनिश की, जर्मन की, ठीक है। तो इनकी लिपि एक हो गई, ठीक है, एक हो गई। अब आते हैं हमारी तमिल। पूछा गया है तमिल का, तमिल की लिपि क्या है? तो तमिल की लिपि दोस्तों तमिल ही है। क्या है? तमिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आता हमारी चीनी। चीनी की लिपि क्या है? चीनी की लिपि होती है हमारी कौन सी? चित्र लिपि। कौन सी? चित्रों के माध्यम से इसका होता है, इसलिए इसका नाम चित्र लिपि है, ठीक है। अगर बात करें हम पंजाबी की, पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की बचपन से हम पढ़ रहे हैं, क्या है? गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी है इसकी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी है। अब बात करें, हम बात करते हैं कि बांग्ला की। क्या है? बांग्ला की। बांग्ला की लिपि क्या है? तो बांग्ला की लिपि बांग्ला ही है। क्या है? बांग्ला ही है इसकी लिपि, ठीक है। इसकी लिपि का नाम ही बांग्ला है। अब आती है हमारी हिंदी, ठीक है, हिंदी है। हमारी संस्कृत है, ठीक है। हमारी नेपाली है, हमारी गुजराती है, हमारी मराठी है। इन सब की लिपि क्या है दोस्तों? इन सब की लिपि है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। तो किसी प्रश्न मैंने देखा था, किसी परीक्षा में प्रश्न था, ऐसे था, एसपीटी टीजीटी का कुछ ऐसा प्रश्न था। और उसमें क्या दिया गया था? उसमें दिया गया कि हिंदी की जो लिपि नहीं है, हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी संस्कृत नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी, ठीक है। और देवनागरी लिपि है, जैसे मैं प्रश्न लिख देती हूँ, देवनागरी लिपि है, ठीक है। प्रश्न ऐसे था, देवनागरी लिपि है, किसकी है? जैसे एक में आ गया हमारा हिंदी है, हिंदी की हमारी। संस्कृत है, संस्कृत की हमारी। मराठी है हमारी, मराठी। और बांग्ला, ये 4 दे दिया उसने ऑप्शन में। देवनागरी लिपि है, किस किस की है? सिंधी की, संस्कृत की, मराठी की। अब देवनागरी लिपि नहीं है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, देवनागरी लिपि किसकी नहीं है? तो बांग्ला की नहीं है, क्योंकि तीनों की तो देवनागरी हो गई ना, हिंदी की, संस्कृत की, मराठी की, गुजराती की, नेपाली की, सबकी देवनागरी लिपि क्या दे, लेकिन बांग्ला की लिपि क्या है? बांग्ला। तो प्रश्न ऐसे पूछा गया कई बार, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। जैसे हम अभी आप बात कर रहे थे, जैसे हमें अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, इनकी लिपि क्या है? रोमन। तो इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है, तो ये हो जाता है हमारी लिपि, ठीक है। तो लिपि आपको ध्यान रखनी है कौन सी कैसी है। अब जो अगला टॉपिक होता है दोस्तों, वो होता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण को शुरू करने से पहले इसका प्रश्न बन जाता है, यानी व्याकरण में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। व्याकरण में उपसर्ग है 2, वी, धन, आ, धन, करण। अब क्यों है इसमें 2? क्योंकि इसमें ये 2 जो उपसर्ग है, इसमें यण संधि का नियम लागू हो रहा है। क्या होता है यण संधि? कहती है कि बै के, यदि ई के बाद, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है,
तो इस ई को क्या आदेश हो जाता है, ये आदेश हो जाता है। तो बै में से एन ई निकाल दिया और इस ई की जगह ये आदेश कर दिया और हमने आ उपसर्ग लगाया और करण लिखा। अब मिलाओ इसको, हमने मिलाते हैं। आधा बे, ये में आ मिलाया या, और ये का, और ये रा, और ये रह, व्याकरण बन गया हमारा व्याकरण। यानी व्याकरण को पढ़ने से पहले इसके उपसर्गों को देख लेते हैं तो बेहतर है, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है व्याकरण में उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, बी आ का, बे का, आ का, ये का। तो आपको ध्यान रखना, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, बी और या का यण संधि का नियम लगता है, तब ये बनता है व्याकरण। ठीक है, एक कोई अणचयनिक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ठीक है, अब व्याकरण क्यों पढ़ते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्यों पढ़ते हैं। भाई व्याकरण क्यों पढ़ी जाती है, इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हम शुद्ध बोल सके, शुद्ध लिख सके, अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से समझा सके। यानी व्याकरण क्या सिखा रहा है, शुद्ध बोलना सिखा रहा है, शुद्ध लिखना में सिखा रहा है, इसलिए व्याकरण को पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये तो सही है, व्याकरण पढ़ते हैं। लेकिन और इसके अगर हम पूछे, इसके व्याकरण के जो हम कहते हैं कि अंग कितने हैं, प्रश्न यहाँ से आता है हमारा, व्याकरण के अंग कितने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, व्याकरण के अंग कितने हैं। ठीक है, अंग कितने हैं व्याकरण के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, व्याकरण के अंगों के बारे में पूछा जा रहा है, कितने अंग है, तो हम कहते हैं 3 अंग है। 3 अंग है, कौन कौन से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अंग आ जाता है हमारा, आता है वो है वर्ण विचार। क्या है, वर्ण विचार। हमारे व्याकरण के 3 अंगों में आदि व्याकरण समाहित हो रही है, ध्यान रखना आप। वर्ण विचार वर्ण विचार क्या है, वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे हम कहते हैं वर्ण में क्या है, स्वर है और व्यंजन है। अब इसी को डिस्क्राइब करते चल जाओ, स्वर के कितने भेद है, 3, व्यंजन के कितने भेद है, 3, कौन कौन से हैं, ये है व्यंजन, कौन कौन से हैं, उच्चारण स्थान क्या है, कैसे व्यंजन को तोड़ा जाता है, कैसे स्वरों को लिखा जाता है, सारा वर्ण विचार में आ जाता है। दूसरा जो भेद है दोस्तों, वो है हमारा शब्द विचार। क्या है, शब्द विचार। यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर, हम कहते हैं उद्भव के आधार पर, हम कहते हैं स्रोत के आधार पर, हम कहते हैं रचना के आधार पर, अलग अलग होते हैं। जैसे हम कहते हैं तत्सम तद्भव है, विकारी है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये सारा किस में आ गया, शब्द विचार के अंतर्गत। अब जो तीसरा भेद है हमारा, या अंग है, हम इसे अंग कहेंगे, भेद नहीं। व्याकरण का तीसरा अंग क्या है, वो है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार में बहुत कुछ आ जाता है। वाक्य विचार क्या होते हैं, वाक्य विचार हमारे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे वाक्य विचार में क्या आ गया, आपके आ जाता है वाक्य में, जैसे वाक्य से तात्पर्य क्या है। ठीक है, वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के तत्व कितने हैं, तत्व 6 बताए गए हैं, अंग 2 बताए गए हैं, भेद भी 2 बताए गए हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद है, रचना के आधार पर 3 भेद है। वाक्यों के उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है। उपवाक्यों के भी भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इस तरह से पूरी व्याकरण चलती रहती है। तो व्याकरण के 3 अंग है, तो पहले अंग को मैं बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट कर देती हूँ दोस्तों, वो है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या कहता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। वर्ण विचार क्या कहता है, वर्ण विचार कहता है कि वर्ण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हमारे, पहला है हमारा स्वर, कौन सा है, स्वर, और दूसरा है हमारा व्यंजन। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यंजन। अब आपसे पूछा स्वर क्या है, कितने भेद हैं, आपको क्या याद रखना है, स्वर के जो हमारे 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, आपसे पूछा स्वर के 3 भेद कौन से, पहला आता है हमारा ऋस्व स्वर, यानी छोटा स्वर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर, यानी बड़ा स्वर, यानी जिसमें बड़ी मात्रा है। तीसरा आता है हमारा प्लुत स्वर, प्लुत होता है छिपा हुआ, यानी जो छिपा हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्लुत स्वर का सिंबल होता है ये। ठीक है देखो, ऋस्व स्वर कितने हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या ध्यान रखना आपको कितनी है, 11। इसके 3 भेद हैं, 11 स्वर है। ऋस्व स्वर कितने, 4 है, कितने हैं, 4। 4 स्वर है, कौन कौन से, आ, ई, उ और री। क्यों है ये, मैम इनमें तो मात्रा होती है, हाँ होती है, ई में उनमें, लेकिन छोटी मात्रा होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, ऋस्व स्वर का। एक ही तो स्वर, एक ही तो मात्रा ही नहीं होती है ना। और री हमारा छोटा है, संस्कृत में 12 स्वर होते हैं, और री जो है एक और लगता है संस्कृत में, ये मात्रा वाला, हिंदी में ये नहीं है। ठीक है, तो 4 स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में हमारे कितने बचे, 11 में से 4 गए तो 7 बचे। इसका मतलब आ, ई, उ, ए, आई, आई, ओ, और ये हमारा औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 स्वर।
ये हमारे 7 स्वर होगा, यानी बड़े स्वर है। बड़े स्वर से मतलब बड़ी मात्रा है इसमें, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा गया, इसको ह्रस्व स्वर कहा गया। ठीक है, ठीक है। ये अब आती है प्लुत स्वर की बात। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दोस्तों क्या होता है, प्लुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है छिपा हुआ। अब आप वैसे तो बात करूं मैं तो यहाँ पर एक बात बता देती हूँ आपको कि जो प्लुत होता है इसका प्रयोग हमारे लौकिक साहित्य में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? लौकिक साहित्य में। इसका प्रयोग जो है वैदिक साहित्य में होता है। अब जब हम वैदिक मंत्रों को देखते हैं, जैसे हम कोई भी मंत्र का उच्चारण देखते हैं, जैसे हमने ओम का उच्चारण किया, तो आपने देखा होगा ओम के उच्चारण करते समय हमारे इस तरह से आपने साउंड कई बार देखा होगा किस तरह से आता है, यानी दीर्घ से भी 3 गुना समय लेता है ये उच्चारण, ये जो प्लुत स्वर होता है। ओ, तो ये क्या है, ये हमारा प्लस स्वर है, ये इसका साइन होता है। और प्लस स्वर का प्रयोग हमेशा वैदिक साहित्य में होता है, लौकिक साहित्य में प्रयोग नहीं होता। लौकिक साहित्य में प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाता, प्रयोग नहीं होता। लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्लस स्वर भी होता है, क्योंकि पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ लिया एग्जामिनर ने स्वर कितने, तो आप ये थोड़ा होगा कि 2 ही हैं, ऋस्व और दीर्घ आपको बताने 3 स्वर है। पहला ऋस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लस स्वर। तो ये हो जाते हैं हमारे स्वर। अब आती है, अगर हम बात करें हम वॉइस की, तो हमारे पास क्या आता है कि स्वरों को जो होता है, ये हमने स्वर पढ़े हैं, ठीक है। स्वर जो होते हैं तो यहाँ पर वर्णमाला में टोटल वर्णों की भी हमें पढ़ना पड़ेगा, कितने होते हैं, तो 52 होते हैं वर्ण, ठीक है। 52 होते हैं, हमने स्वर पढ़ ली। अब हम व्यंजन देखते हैं, ठीक है, व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कितने हैं, यहाँ पे आपको व्यंजन भी मालूम होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कई बार सवाल, बहुत मैंने कहा ना कि हमारी जो व्याकरण के अंग है ना, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। व्यंजन, व्यंजन मैंने कहा 3 भेद बताए हैं। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है, क्या है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा भेद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन। और तीसरा भेद आता है हमारे व्यंजन का, वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन पहला भेद है। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 25। अब आप कहेंगे मैम मैं 25 कैसे याद करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करोगे, वो है आपका का चा टा ता पा। क्या याद रखना है, का चा टा ता पा। सिर्फ एक लाइक शब्द याद करना है आपको, इसमें 25 वर्ण याद हो जाएंगे। कैसे होंगे, का चा टा ता पा, यानी आपने वर्णमाला पढ़ी, का वर्ण, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें सब में कितने होते हैं, 5-5 वर्ण होते हैं, ये वर्ग कहलाता है। इसमें वर्ण है 5, का खा गा घा ना, चा छा झा जाना, टा ठा डा ना, ता था दादा ना और पापा बाबा माँ, यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ये हो गए आपके 25 वर्ण, हो गए 25 वर्ण, यानी स्पर्श व्यंजन कितने, 25 हैं। और आपको 25 सिर्फ एक शब्द याद करने हैं, अब वो है का चटा तपा। क्या है, का चटा तपा, याद करोगे पूरे 25 व्यंजन एक साथ याद हो जाएंगे। दूसरा आता है ऊष्म व्यंजन, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं याद करोगे, नहीं समझोगे, तो ना तो आप संधि सीख पाओगे, क्योंकि संधि के लिए सब बातों का ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। और भी जैसे इसमें पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो आपको इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्याकरण तो देखो एक चैन बनी हुई है, एक श्रृंखला बनी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आती है। अगर वो चैन टूटी, श्रृंखला टूटी, तो हमारा क्या होता है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो हमें याद रखना है। ऊष्म यानी गर्म, गर्म कहते हैं ना, ऊष्मा बहुत बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण से मुख से कुछ उष्णता का एहसास होता है, यानी गर्मी का एहसास होता है, तो कौन से हैं, श, श, स और हा, यानी ऋतु रसना मूर्धा, इचुष्ण तालव्य से, मूर्धन्य से और दंतव्य से और हा, ये क्या होते हैं, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बहुत प्रश्न बनते हैं इनसे, बहुत प्रश्न बनते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तीसरा है अंतस व्यंजन, अंतस यानी या, रा, ला और आपका वा, ये क्या है, ये आपके अंतस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी व्यंजन के 3 भेद हैं, और कुल जो व्यंजन माने गए हैं दोस्तों, वो कितने माने गए हैं, अगर पूछी जाए संख्या तो आपको लिखनी है 33। 3 ही भेद है और 33 ही व्यंजन है, 3-3 का ही फेर हो रहा है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूछा जाता है कई बार, कैसे पूछा जाता है कि ये जो हमारे वो जो होते हैं, यानी ये हमारे जो है कितने हैं, 3 है, स्पर्श है, ऊष्म है, अंतस्थ है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों को आपको अच्छे से याद में रखना है, ठीक है ना, क्या रखना है, याद में रखना है। अब आता है हमारा, यहाँ पर बता देती हूँ आपको, अनुस्वार के बाद आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे
उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से कौन सा वर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पर व्यंजन में आप एक बात देख सकते हैं कि जैसे अयोबा हमारे हैं, ठीक है। कुछ हमारे क्या है, आगत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे कितने हैं, आगत व्यंजन। आपको ये भी याद रखना है आगत व्यंजन से क्या था पूछा जाता है। आगत व्यंजन को हालांकि हमने मुख्य व्यंजनों में नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि आगत यानी आए, कहाँ से आए, बाहर से। बाहर से कहाँ से आए, क्योंकि भारत पर क्या हुआ, विदेशी आक्रमण रहे थे, तो सभी भाषाभाषी भारत में रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजों की बात करें चाहे मुगलों की बात करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी भाषा यहाँ रह गई। रह गई मतलब हिंदी ने उसको आत्मसात कर लिया। यानी उर्दू फारसी के जो शब्द होते हैं, उर्दू के, फारसी के, या विदेशी शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, वो क्या कहलाए, वो आगत कहलाए, ठीक है। आगत कहलाए। तो कौन कौन से आगत हुए, तो हमारे आगत में आ जाते हैं आपके जो ये से आ जाएंगे, आपका ज और फे वर्ण आ जाता है। कौन सा आ जाता है, ज और फे वर्ण आता है। ज और आपका फ वर्ण, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, ठीक है। और ओ, ये भी आपका क्या है, अंग्रेजी का ओ। कैसे बना, बॉल, ओ बॉल। आपने कहा टॉय, आपने कहा टॉफी, आपने कहा ऑफिस। जो अंग्रेजी के शब्दों के साथ लगते हैं वो क्या होते हैं, आपके ओ है, ओ नहीं है, ओ, ठीक है। प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ठीक है, ऑफिस है, ये सभी किस में आते हैं, ये आपके आगत वर्ण में आते हैं। ज़र्फ है भी आते हैं। तो ज़र्फ है में जैसे आप कहते हो कि जैसे हम कहते हैं कि हफ्ता है, जरा है, ये आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे आते हैं, आपको संयुक्त व्यंजन भी ध्यान में रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से कई बार क्या होता है कि अगर वर्ण विच्छेद का प्रश्न दे दिया जाता है तो वह पूछा जाता है कि कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कितने, चार। कौन से हैं, पहले आता है श, त्र, ज्ञ और श्र। ये चार संयुक्त क्यों कहे गए, क्योंकि हर एक व्यंजन तो केवल एक व्यंजन और एक स्वर से मिला है, लेकिन ये चारों क्या है, इनमें दो व्यंजन और स्वर मिले हुए हैं। कौन कौन से दो व्यंजन, अगर श की बात करें तो हमारा बनता है का और श से मिलकर। त्र की बात करें तो ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञ की बात करें तो ज और य से मिलकर बनता है। और श्र की बात करें तो श और र से मिलकर बनता है। ये हलंत नहीं होगा, पूरा होगा क्योंकि इनमें स्वर है। तो ये आपको याद रखने हैं कि चार हमारे संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं, चार संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो इनको हम याद रख सकते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। और अगर कुल वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, 52 वर्ण है। कितने हैं, 52 वर्ण है, ठीक है। कितने हैं, 52 है, ठीक है, 52 है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाते हैं हमारे। अब आपसे पूछा जाता है उच्चारण स्थान। क्या होता है, उच्चारण स्थान पूछा जाता है। उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान में क्या बोला जाता है कि मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, कंठ से कौन सा बोला जाता है। तो सूत्रों के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ अकुह विसर्जनीय कंठ है, अकुह विसर्जनीय, विसर्जनीय कंठ है। यानी अब यहाँ पर संस्कृत का सूत्र क्यों लिया, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें याद रहते हैं। आ और कु यानी कै वर्ग, आपका ए है और कै वर्ग है और है, ये सभी क्या है, आपके कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ से, ठीक है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम, रसा नाम मूर्धा, ठीक है। यानी आपका री और टे वर्ग और र और श, आपका री, ठीक है, पूरा टेवर टाटा डाडा ना, और रा और शावर श जो है, ये क्या है, मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा से, ठीक है। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, ठीक है। यानी ई और च वर्ग और या और श, आपका ई है, च वर्ग है, च छ जाना, ठीक है, और श है, और ये सभी क्या है, ना, ना, ये क्या है, तालु से बोले जाते हैं। किसे होता है, तालु से बोले जाते हैं। और आपका ओठों से बोलने वाला ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है, पावर, पा फा बा भा मा ना, ये क्या है, ओठों से बोले जाने वाले हैं। तो इस तरह से हमें कंठ का, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसे तो हमें याद रहेंगे नहीं दोस्तों, लेकिन इनको हम इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बिना सूत्रों के क्या होता है, कई बार हमारे माइंड से क्या होती है, स्लिप हो जाती है चीजें, क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, ठीक है। अब जो तीसरा दूसरा भेद आज हमने पढ़ा पढ़ा था वो है शब्द विचार। शब्द विचार का व्याकरण का अंग, यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है मेरा, भाषा बोली लिपि व्याकरण, जिसमें मेरी आदि व्याकरण है जो है कवर हो जाती है। तो शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द से तात्पर्य क्या है, यानी वर्णों का सार्थक मेल।
क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल। ठीक है, वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? आपके शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, शब्द कहलाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है? अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो यहाँ पर और यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों को कितने भाग में बांटा है? 4 भागों में। पहला अगर देखें तो हम उत्पत्ति के आधार पर, ये आपके हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द बने, उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद। इसको कितने भाग, इसके कितने भेद है? इसके 4 है। 3 है, सचार है। पहला तत्सम, हम थोड़ा सा मौखिक रूप से लेते हैं। दूसरा है हमारा तद्भव। ठीक है, तीसरा है हमारा विदेशी, और चौथा हमारा हो जाएगा देशज। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा तत्सम, तत् धन सम यानी उसके समान। संस्कृत के जो शब्द है ऐसा समझो आप, तो वो तत्सम होते हैं। जैसे दधी है ना, दधी, दुग्ध। ठीक है, ये क्या है? ये तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव यानी उससे परिवर्तित रूप, यानी संस्कृत से हिंदी में आए, यानी हिंदी के शब्द समझ लो आप, तो वो तद्भव है। जैसे दधी यानी दही, दुग्ध यानी दूध, ये दूध क्या हो गया? हिंदी का शब्द हो गया। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमने लिए हैं, बहुत सारे शब्द है विदेशी भाषाओं के। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कौन कौन से शब्द है, जैसे हम कहते हैं कि विदेशी भाषाओं में जैसे आपके ये आ जाएंगे। जैसे विदेशी में कौन से आते हैं? उर्दू फारसी के, जो मैंने आपको बताए थे। ऑफिस है, जरा है, ठीक है, जिनमें नुक्ता लगा है, फन है, ऑफिस है, ये अंग्रेजी के उर्दू फारसी के साथ हमारे विदेशी जाते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो देसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे हमने प्रयोग किए देशज शब्दों को, जैसे हम कहते हैं कि घर में बाल, से हमने कहा थैला है, लुटिया है, हिन नाना है, भिन भिनाना है, कम। ये सभी क्या होते हैं? इनका प्रयोग ये क्या होते हैं? देसी भाषा यानी ग्रामीण भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे देशज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा शब्द विचार। और इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि जैसे रचना के आधार पर रूढ़ शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? तो रचना के आधार पर देखें हम, तो रूढ़ होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, रूढ़ होते हैं। ठीक है, प्रश्न आता है, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? योग रूढ़। ठीक है, अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनके अर्थ तो होते हैं, लेकिन जब टुकड़े करें तो अर्थ नहीं निकलता। जल का अर्थ तो होता है कि पानी, लेकिन जय और लय करूं तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। यौगिक कौन से होते हैं? 2 शब्दों से बने होते हैं, टुकड़े करने पर भी अर्थ होते हैं। जैसे मैंने लिखा पाठशाला, पाठशाला का मतलब क्या है? विद्यालय। पाठ को अलग कर दूं, शाला को, और दोनों का अर्थ निकलता है, यानी 2 शब्दों के योग से। योग रूढ़ कौन से होते हैं? जो 2 शब्दों के योग से होते हैं, लेकिन एक तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे मैंने लिखा रावण, तो रावण जैसे लिखा दशानन, लिखो रावण नहीं दशानन, यानी 10 और आनंद 2 शब्दों के योग से होता है, लेकिन तीसरा अर्थ है। दशानन कौन है? मैनाप, यानी कोई तीसरा, तीसरा कौन है? यानी रावण। तो ये क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, ये योग है। प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं, प्रयोग के आधार पर यहाँ पर भी 2 विकार है। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ठीक है, कौन सा होता है? अविकारी। ठीक है, अविकारी होता है। यानी विकारी कौन से शब्द होते हैं? विकारी वो शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से वाक्य में परिवर्तन होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया आपके विकारी होते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं? जिनके प्रयोग से वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी आपके 4 आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक हो जाते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाते हैं? ये शब्द विचार। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारा जो एक पाठ था, जो हमने एक पाठ को लेकर करा, लेकिन वो अपने आप में एक विस्तृत था, इतना विशाल कि हम कहें कि आदि व्याकरण हो जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो ये होता है हमारा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।